इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरे जिंदगी के 3 सबसे बेस्ट फाइनेंशियल डिसीजंस एक एक्सेल शीट के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत सारा एक्सेल होने वाला है। एसेंशियली हम बहुत सारे फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं अपनी जिंदगी में। मैंने खासकर बहुत सारे गलत फाइनेंशियल डिसीजंस लिए हैं, बहुत बहुत गलतियां करी हैं। क्रेडिट कार्ड एक्सेसिव यूज किया है, जिसके अगेंस्ट मैं आप एडवाइस करता हूं। पैसा अपना गलत जगहों में डाला है, एफडी में कभी नहीं डाला, लेकिन गलत जगहों में डाला है जहां पैसा लिक्विड नहीं था। जब जरूरत थी तब पैसा नहीं था, तो उस पैसे का क्या फायदा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 ऐसे डिसीजन शेयर करना चाहता हूं जो मैंने थैंकफुली सही तरीके से लिए, एंड आई एम सो हैप्पी कि वो 3 डिसीजंस मेरे लिए काम किए हैं। ये 3 डिसीजंस ऑल्सो एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, काफी मीनिंगफुली बड़े डिसीजंस हैं। एंड आप क्योंकि अपने 20s अपने 30s में ये डिसीजन लेने के लिए तैयार होंगे या शायद ले चुके हैं, आई एम होपिंग दैट दिस वीडियो हेल्प्स यू मेक अ बेटर डिसीजन। हर एक डिसीजन के साथ एक एक्सेल शीट अटैच होगी, तो मैं दिखाना चाहता हूं कि कैसे मैंने एनालिटिकली कम से कम इस डिसीजन को इवेल्युएट किया है। बट एट द एंड ऑफ इट, द मेन कैवियट इज हर एक डिसीजन सिर्फ एक्सेल शीट पे नहीं लिया जा सकता। बहुत सारे जज्बात होते हैं जो उस डिसीजन के साथ जुड़े हुए होते हैं। बट अपने जज्बातों को थोड़ा सा साइड में रखकर सबसे पहले एक्सेल शीट पे उस डिसीजन का मैथ करिए। वो सारी कैलकुलेशंस जो आपको करनी जरूरी हैं, उसके बाद फिर अपने इमोशंस को लाइए। क्योंकि जब आप अपने इमोशंस को पहले ही अंदर डाल देते हैं, इट बिकम्स रियली रियली हार्ड टू बिकम ऑब्जेक्टिव। ये पर्सनली मैंने बहुत बार गलती करी है, इसी की वजह से इसके अगेंस्ट एडवाइस कर रहा हूं। पहला डिसीजन, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम पोस्टपोनिंग द डिसीजन टू बाय अ हाउस। घर खरीदना हिंदुस्तानी कल्चर में एक बहुत ज्यादा अहमियत वाला डिसीजन है। मैं पूरे अपने अपब्रिंगिंग वाले इयर्स में किराए के मकान में ही रहा हूं। हमारे पास कभी भी इतना पैसा नहीं था कि अपना घर हो। और अगर एक चीज थी जो बार बार सुनाई देती थी, वो यही होती थी कि जब भी हम एक किराए के घर से दूसरे किराए के घर में जाते थे, तो माँ और पापा मन ही मन कभी कभी वोकली भी बोल देते थे कि काश काश हमारा अपना घर होता, हमारी अपनी छत होती, तो हमें ये सब नहीं देखना पड़ता। एंड इट यूज टू हर्ट लाइक एनीथिंग, एंड आई अंडरस्टैंड द इमोशन बिहाइंड इट। लेकिन वक्त बदल चुका है। हमारे माँ बाप जिस ढंग से रहते थे, जिस ढंग से काम करते थे, उस ढंग से हम नहीं करने वाले। वो एक ही नौकरी को 20, 30, 40, 50 साल पूरी रिटायरमेंट तक करते थे। हम हर 3-5 साल में, इफ नॉट महीनों में, अपनी नौकरियां बदलते हैं, अपने शहर बदलते हैं। The workforce has become very very mobile. Remote working के थ्रू बहुत सारी opportunities मिली हैं, and that is why the decision to buy a house, in my opinion, should be a very carefully taken decision. क्योंकि रेंट करना is actually an economically viable option as against buying it upfront. इसके फंडामेंटल्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, जब भी आप किसी भी घर का रेंट देते हैं, वो बेसलेस अमाउंट नहीं होता। ये नहीं होता कि लैंडलॉर्ड अपनी मन में बोलते हैं, यार ये घर ना 15,000 का होगा महीने का, तो 15,000 रुपए मांगते हैं। नो, there is something that is governing that rental price, and that is called rental yield. Rental yield, हर एक कॉलोनी में, हर एक एरिया में एक रेंटल यील्ड होती है। रेंटल यील्ड का सिंपल डेफिनेशन है कि आप साल में जो टोटल रेंट देते हैं, वो कितना परसेंटेज है घर की पूरी वैल्यू का। एंड द रेंटल यील्ड्स इन मोस्ट cities in this country have been witnessing a downward pressure. मतलब रेंटल यील्ड रेंटल यील्ड बोलने वाला था मैं। रेंटल यील्ड जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसका मतलब एक महंगे घर के लिए जितना आपको पहले किराया देना पड़ता था, उससे कम देना पड़ता है। आजकल रेंटल यील्ड इज एनीवेयर बिटवीन 1 to 2%। अगर मोटा मोटा इसको ही लेके चलें, इसका मतलब यह है कि आप उस घर में 25 से 50 साल तक रह सकते हैं, assuming the same rental, and yet pay lesser than the value of the house. Now, why does this make a difference? It comes to the second point, कि जब आप एक घर खरीदते हैं तो वो आपको लॉक कर लेता है।
यू आर लॉक्ड टू द एरिया ऑफ द हाउस, मतलब घर कितना बड़ा है. यू आर लॉक्ड टू द लोकेशन ऑफ द हाउस, मतलब आपकी कम्युनिटी कैसी है, नेबरहुड कैसा है. एंड यू आर लॉक्ड टू द सिटी ऑफ द हाउस, मतलब वो शहर जहां आपने वो घर लिया है. ये तीनों चीजें मेरे हिसाब से इन योर 20s, इवन फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ योर 30s, हमें नहीं पता होती. हम शादी करेंगे, बच्चे होंगे, शायद माँ बाप साथ में रहेंगे, जरूरतें बढ़ेंगी, घर का एरिया बढ़ेगा. बट अगर आप 20-25 साल में ही अपनी जो भी छोटी मोटी कमाई होगी उससे ईएमआई पे कर कर एक घर लेने की कोशिश करेंगे, तो आपकी हैसियत सिर्फ एक लिमिट तक ही हो पाएगी. आप करोड़ों का घर नहीं ले सकते टू स्टार्ट विद इटसेल्फ. आपको लाखों का घर लेना पड़ेगा. वो घर छोटा होगा, शायद सही नेबरहुड में नहीं होगा, शायद उस शहर में नहीं होगा जहां आप अपने आप को 20-30-40 साल तक पाएंगे. एंड दैट इज व्हाई आई फील दैट बाइंग अ हाउस शुड बी एज लेट अ डिसीजन एज पॉसिबल. मैंने पर्सनली अपनी पूरी जिंदगी या तो अपने माँ बाप के साथ बिताई या किराए के घर पे बिताई, और 2020 में जाकर अपना पहला घर खरीदा एट द एज ऑफ 39. एंड आई एम सुपर हैप्पी दैट आई डिड दैट, क्योंकि जब हमने वो घर खरीदा तो वो उतना ही बड़ा था जितना हमें लगता है हमें चाहिए होगा. वो उस एरिया में था जहां हमें खुशी मिलती है रहने में, और वो शहर में है जहां मुझे पता है कि मैं अब अगले 20-30 शायद जिंदगी भर रहूंगा. एंड दैट्स व्हाई ऑल द एक्सेस कैपिटल जो मैंने रेंट से बचाकर ईएमआई में नहीं डाला, उसको मैंने कहीं और डिप्लॉय किया. एंड दैट्स हाउ इट वर्कड. देखते हैं एक्सेल शीट के थ्रू. ये एक्सेल शीट दोस्तों और बाइंग एंड रेंटिंग हाउस का एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो मैंने कुछ महीने पहले बनाया था. प्लीज उसको देखिएगा, वो डिस्क्रिप्शन में पिन्ड है. लेकिन इस एक्सेल शीट में, विच इज द सेम एक्सेल शीट जो मैंने पहले भी बनाई थी, जल्दी से वॉक थ्रू करते हैं. बेसिकली हम ये डिटरमिन करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको घर खरीदना चाहिए या रेंट पे लेना चाहिए. एंड एज आई सेड, द मेन फाउंडेशन इज कि रेंट कितना है और आप घर कितना का खरीद रहे हैं, एंड एंटायर इकोनॉमिक्स अराउंड दैट. फर्स्ट करिए कि आपका घर जो ये हम 20 साल के लिए इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो वी आर एक्चुअली इवैल्यूएटिंग इट फॉर 20 ईयर्स. फर्स्ट करिए कि आपके घर का रेंट जो है वो 10,000 रुपये महीना है. एंड आपको उस पर एक HRA का टैक्स बेनिफिट मिलता है, जो अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपको मिलेगा 20%. मतलब नेट आपका जो रेंट है वो 8,000 रुपये का पड़ता है. तो आप साल में 96,000 रुपीज देते हैं. अज्यूम करिए कि हर साल वो रेंट 10% से बढ़ता है, जो कि बढ़ता ही है ज्यादातर. तो ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स आप करीब 55 लाख रुपीज देंगे एज रेंट. और जैसे ही माँ बाप ये बात सुनते हैं ना, अरे उनकी दिल में त्राही त्राही मच जाती है, क्योंकि लगता है 55 लाख रुपए हमने किसी और को दे दिए. यही अगर हमने अपना घर खरीद लिया होता तो घर पे छत होती. बट वो एक जज्बात भरा रिमार्क है. वी विल फाइंड आउट हाउ. अब ये है आपका खर्चा 55 लाख रुपए. लेकिन एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है. जो आपने घर खरीदा, जितने का भी खरीदा, मैंने यहां अज्यूम किया है कि आपने ये 40 लाख रुपए का घर खरीदा है. जो 40 लाख रुपए का ज्यादातर घर मिलते नहीं है, बट लेट्स अज्यूम कि 40 लाख रुपए का आपने घर खरीदा है. 50 कर लेते हैं एक्चुअली, ठीक है. अब उसकी अगर आप ईएमआई कैलकुलेट करेंगे तो वो पड़ती है 36,000 रुपीज. आप रेंट दे रहे हैं 10,000 रुपए सिर्फ. मतलब अगर वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 26,000 रुपीज, अगर वो आप इन्वेस्ट करेंगे एवरी सिंगल मंथ, क्योंकि अजम्पशन यही है कि आपकी औकात है, हैसियत है वो 36,000 रुपए देने की. मैं सिर्फ आपको अर्ज कर रहा हूं ये सोचने का कि आप 10,000 रुपए वाले कमरे में ही या घर में ही रहिए. 36,000 रुपए मत देइए, क्योंकि उससे आप लॉक्ड हो जाएंगे. देन यू विल इसेंशियली हैव जो वो 15 लाख रुपए, सॉरी, यू विल इसेंशियली हैव अ अमाउंट दैट विल कम थ्रू, बिकॉज आप उस पर 12% इंटरेस्ट कमाएंगे, विच इज द सेफ, I wouldn't say safe, but reasonably expected return from the equity market. इसके beyond आप इस 50 लाख के घर को खरीदने के लिए एक डाउन पेमेंट करेंगे, which will be of 15 लाख रुपए, which is including registration. उस 15 लाख रुपए को भी अगर आप लमसम उसी अमाउंट में डालेंगे 12% रिटर्न पे, तो उसका भी एक बनेगा. तो नेट आपका बेनिफिट ऑफ बाइंग अ हाउस, सॉरी रेंटिंग अ हाउस, विल बी 2,50 लाख रुपए. मतलब 55 लाख रुपए का तो आपको खर्चा है, लेकिन उस 15 लाख रुपए को इन्वेस्ट करके और हर महीने जो एक्स्ट्रा ईएमआई आप बेयर कर सकते थे लेकिन नहीं कर रहे, उसको भी इन्वेस्ट करके आप एट द एंड ऑफ 20 इयर्स 2.5 करोड़ रुपए पे बैठे होंगे.
अब यही मैथ करते हैं, अगर आप ये घर खरीदते, आपने 50 लाख रुपए का घर लिया, 5% रजिस्ट्रेशन है, तो वो सब कुछ करके 25% डाउन पेमेंट है, जो कि रीजनेबल होता है। आपने 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट की और 37 लाख रुपीज आपने लोन लिया। आपका लोन का इंटरेस्ट 10% है, ये आजकल 7% पे चल रहा है, तो इसको 7% कर लेते हैं। लोन की ड्यूरेशन 20 साल है, तो 29,000 रुपए आपका ईएमआई आती है। टैक्स ब्रैकेट है, क्योंकि 80C के अगेंस्ट आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। अज्यूम करिए कि आप 20% वाले टैक्स ब्रैकेट में हैं, तो आपका इफेक्टिव रेट जो है वो 7% नहीं 6% हो जाता है। फला फला मेंटेनेंस, घर को मेंटेन करना पड़ेगा, तो 0.5% विच इज यूजली द अमाउंट, तो वो प्लस वो मेंटेनेंस कितने अमाउंट से हर साल बढ़ेगा, 5% विच इज द नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट, तो वो भी डाल दिया है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ बाइंग द हाउस आपका 50 लाख रुपए नहीं 85 लाख रुपीस है, क्योंकि इसमें जुड़ा हुआ है ईएमआई का इंटरेस्ट, आपका मेंटेनेंस कॉस्ट और वो सारी अदर कॉस्ट ऑफ द हाउस जो कि एक्चुअल में है। हर साल ये घर जो है वो 8% से बढ़ता है, क्योंकि घर की एप्रिसिएशन तो होगी। तो एट द एंड ऑफ 2 years ये घर 2,33,00,000 रुपए का होगा, बट उसका जो एक्चुअल आपने खर्चा दिया होगा वो 85 लाख रुपीस दिया होगा। तो आपका एक्चुअल नेट ऑफ बाइंग द हाउस विल बी करीब 1.5 करोड़ रुपए। अगर आप इन दोनों अमाउंट्स को कंपेयर करते हैं, घर रेंट करने का नेट बेनिफिट 2 करोड़ रुपए एंड यहां नेट खरीदने का बेनिफिट 1.5 करोड़ रुपए। सो द सजेशन देन इज दैट यू शुड रेंट द हाउस। अब यही चीज में एक थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। फर्ज करिए कि आपने जो घर खरीदने की कोशिश करी, या आपका रेंट जो है, रेंट 10,000 नहीं है, आपका रेंट 17,000 रुपए। अब सडनली अगर आप ये करेंगे तो आप देखते हैं कि आप एट द एंड ऑफ द 20 years 1 करोड़ रुपए का मुनाफे पे बैठे होंगे, लेकिन आपके घर खरीदने का मुनाफा 1.5 करोड़ रुपए होगा। इन दिस केस you should buy the house right away instead of renting. Simple Excel sheet जज्बात के बिना आपको एक डिसीजन देगी, and that is how you should proceed with the decision. Don't take the decision basis the Excel sheet, लेकिन जब तक आप ये कैलकुलेशन नहीं करेंगे, आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस डिसीजन भूल रहे होंगे। मैंने ये कैलकुलेशन करी थी, इसकी वजह से मैंने अपना घर जितना लेट हो सके खरीदा। टुडे आई एम हैप्पी, टुडे आई कैन बेयर द कॉस्ट ऑफ दैट हाउस and I have taken a financially wise decision. दूसरा डिसीजन, 2019 में मैंने नियर बाय जो मेरा स्टार्टअप है उसके सीईओ की पोजीशन से इस्तीफा दिया एंड आई बिगैन डिस्कवरिंग कि मैं जिंदगी में और क्या कर सकता हूं। लेकिन उस पॉइंट पे ये जरूरी था कि मैं अपने जो सारे एसेट्स हैं, जो सारे खर्चे हैं, जो सारे इनकम है, उसको बहुत गौर से देखूं, बिकॉज आई वॉजंट सिटिंग ऑन अ लॉट ऑफ मनी। मेरा सारा जो वेल्थ है वो नियर बाय की इक्विटी में है अभी भी, एंड दैट्स व्हाई आई हैड टू जनरेट अ मंथली सरप्लस। मैंने लास्ट 2011 में, 12 में और 11 में, 11 में और 12 में 2 साल गाड़ी खरीदी थी। 2011 फॉर माई पेरेंट्स, 2012 फॉर आवरसेल्व्स, और वो अब बूढ़ी हो चुकी थी, काफ़ी उनका खर्चा होने लगा था। एंड इन 2019 हमने अपनी दोनों गाड़ियां बेचकर गाड़ियां सब्सक्रिप्शन पे ली। नॉट ओला एंड उबर, हमने एक्चुअली गाड़ियां एक मंथली सब्सक्रिप्शन पे ली। हाउ डज इट वर्क? इट वॉज अ फाइनेंशियली सुपरवाइज्ड डिसीजन। जब आप एक गाड़ी सब्सक्रिप्शन पे लेते हैं तो उस गाड़ी को ओन करने का, उसके इंश्योरेंस का, उसके मेंटेनेंस का पूरा और पूरा खर्चा आपके मंथली अमाउंट में जुड़ा होता है। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप एक चीज को सब्सक्राइब कर रहे हैं, जैसे आप नेटफ्लिक्स को सब्सक्राइब करते हैं और जो सारी मूवीज हैं, सारे नए शोज हैं, एवरीथिंग इज जस्ट टेकन इनटू अकाउंट और आप महीना देते हैं। आप मूवी की पूरी प्रोडक्शन कॉस्ट तो नहीं देते हैं, क्योंकि वो तो बहुत ही महंगा पड़ेगा। द सेम वे आप गाड़ी खरीदने का पूरा कॉस्ट नहीं देते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उस गाड़ी को मंथली सब्सक्राइब करने का एक अमाउंट देते हैं। एंड आई एम सो हैप्पी विद दैट डिसीजन। सो अभी रिसेंटली मेरे ब्रदर इन लॉ जो हैं, उनको एक नई गाड़ी खरीदनी थी एंड ही स्टार्टेड थिंकिंग कि कौन सी गाड़ी लें, क्या लें, वगैरह वगैरह। एंड वी स्टार्टेड टू डू आवर रिसर्च एंड आई केम अक्रॉस द निसान इंटेलिजेंट ओनरशिप प्लान, विच इज समथिंग दैट आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट। इसमें एक एक्सेल शीट के थ्रू मैं सिंपली दिखाना चाहता हूं कि हाउ सब्सक्राइबिंग टू a Nissan car using the NIO या Nissan Intelligent Ownership Program is such a smart way to actually own a car without owning a car. मैथ देखते हैं।
सो मेरे ब्रदर इन लॉ जो हैं वो निसान की मैग्नाइट एवेल्युएट कर रहे हैं, विच इज़ बाय द वे अ रियली गुड कार. मैंने बहुत सारे रिव्यूज सुने हैं उसके, एंड उसका XE पेट्रोल वर्जन विच ही स्टेज इन दिल्ली. तो उसका एक्स शोरूम प्राइस इज 5,71,000. RTO इंश्योरेंस वगैरह सब जोड़ के ऑन रोड पड़ती हैं 6,21,000 रुपये की. नाउ वी आर एवेल्युएटिंग एंड दिस इज व्हाट आई मेड फॉर हिम कि अगर हम 4 साल की इवैल्यूएशन करते हैं तो क्या अंतर आता है. 4 साल के लिए आपको लोन जो है वो करीब करीब 80% मिलता है एक्स शोरूम प्राइस पे. लोन आजकल 8% पे मिल रहे हैं, आप कोई भी और अमाउंट डाल सकते हैं. तो लोन अमाउंट आपको मिलेगा 4,56,000. तो जो बाकी आपका ऑन रोड से लोन अमाउंट काट कर डाउन पेमेंट विल बी 1,64,000. आपकी EMI फॉर दिस लोन अमाउंट ऑफ 4,50,000 इज 11,150 रुपए, विच इज द मंथली EMI. तो मतलब आप 4 साल में ओवर 48 मंथ्स कितनी EMI देंगे? करीब 5,35,000 रुपए. इसके बाद आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर का इंश्योरेंस भी देना होगा, तो वो करीब करीब 43,000 रुपीज आता है. ये हमने एक कोट ले लिया था. एंड फिर इस गाड़ी को मेंटेन करना होगा. मेंटेन विल बी आपका पूरा सर्विस का खर्चा, आपके पूरे टायर रिप्लेसमेंट्स, आपका जो सारी पार्ट्स एंड पार्ट्स जो भी सब करना होता है, वो हर एक चीज को जोड़ जोड़कर अप्रोक्सीमेटली 6% आता है एक शोरूम का पर ईयर. दिस इज द स्टैंडर्ड प्राइस दैट is there for any car. एक extrapolation है which comes through that. So this is what will be there over a 4-year period. And now comes the opportunity cost. अब आप एक ही साथ 1,65,000 रुपए डाउन पेमेंट कर रहे हैं. यही पैसा अगर आप 12% के एक इन्वेस्टमेंट एसेट में डालेंगे, which again I have said आप रीजनेबली अज्यूम कर सकते हैं स्टॉक मार्केट से आपको मिलेगा, तो एट द एंड ऑफ द 4 years यू विल हैव 94,000 रुपीज जनरेटेड एज एक्सेस कैश. सो एंड 4 साल बाद अगर ये गाड़ी आप बेचना चाहते हैं तो आपको लगेगा कि चलिए हमने 4 साल कर लिया अच्छे से, अब कोई नई गाड़ी आई है, कोई नया एक वो हो चुका है, तो मोटा मोटा 25% एवरी ईयर इज अ डेप्रिसिएशन दैट इज अज्यूम्ड. तो आपकी रीसेल वैल्यू इस गाड़ी की करीब 1,80,000 रुपए होगी, विच मीन्स द टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ दिस कार नाउ इज 5,35,000, विच इज समथिंग दैट यू हैव टू पे द EMI, प्लस आपका जो इंश्योरेंस कॉस्ट आया है, प्लस आपका जो मेंटेनेंस कॉस्ट आया है, प्लस आपका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आया है, एंड माइनस आपकी जो भी रीसेल वैल्यू आई है. दिस इज नाउ द टोटल कॉस्ट ऑफ योर ओनरशिप फॉर दिस कार. यही गाड़ी 15,000 रुपए, 15,900 रुपए, 16,000 रुपए पर मंथ पे निसान की कंपनी आपको दे रही है, जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? गाड़ी चलाने की ओनरशिप, क्योंकि गाड़ी आप ही की होगी. दिस इज बाय द वे, मैंने जो अपनी गाड़ी सब्सक्रिप्शन पे ली थी उसका एक कमर्शियल लाइसेंस प्लेट होगा. निसान जो गाड़ियां दे रहे हैं उनका एक प्राइवेट लाइसेंस प्लेट होता है. वैसे कोई अंतर नहीं है, बट द ओनली थिंग इज कि कमर्शियल लाइसेंस प्लेट में आपकी कॉस्ट ऑफ ओनरशिप थोड़ी सी और बढ़ जाती है, क्योंकि कोई भी रोड टैक्स वगैरह आपको देना होता है तो वो कमर्शियल व्हीकल के रेट पे देना होता है, नॉट पर्सनल, जहां पर्सनल के रेट्स काफी कम है. दैट वाज द वन बिग डिफरेंस. बट कॉस्ट ऑफ ओनरशिप इज इंक्लूडेड, इंश्योरेंस इंक्लूडेड, मेंटेनेंस इंक्लूडेड. तो वो हर एक चीज जिसपे आपका एक्चुअल खर्चा होने वाला है इन द कॉस्ट ऑफ ओनरशिप इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द 16,000 रुपीज. मतलब आप 4 साल में 7,64,000 रुपीज खर्च करेंगे व्हेन द कॉस्ट ऑफ बाइंग द कार इज 7,93,000. द डिफरेंस इज व्हाई it is better to subscribe over this period. Now at the end of those 4 years आप actually ये गाड़ी खरीद भी सकते हैं if you want to, which will mean far lesser money outflow and also the decision कि क्या ये गाड़ी मुझे इतनी पसंद आई कि मुझे उसको खरीदना है. So when you look at the cash flow, पहले साल ही आपके करीब 2 लाख रुपए चले गए, क्योंकि आपने डाउन पेमेंट कर दी, फिर जो भी मेंटेनेंस का खर्चा उस साल का हुआ, फिर अगले 2 साल आपके इंश्योरेंस, ये सारा मेंटेनेंस, एंड देन साल के एंड में जाके, चौथे साल के एंड में जाके जब आप गाड़ी बेचते हैं तब आपको एक्चुअली एक नेट रिसीट मिलता है या एक पॉजिटिव कैश फ्लो मिलता है. बट फॉर द फर्स्ट 3 years यू आर नेगेटिव टू अ ग्रेट एक्सटेंट, एंड यहां यू आर एक्चुअली ओनली स्पेंडिंग 16,000 रुपीज अ मंथ. That's it. 16,000 rupees a month. That's it. And this is not koi broker, koi dealer. This is directly from the company, which is what I also did and what Nissan is offering through the NIO, yeah, the Nissan Intelligent Ownership.
very, very intelligent people would go for this. And the third financial decision was to buy a life insurance, which is not a guaranteed income life insurance, but a टर्म इंश्योरेंस. जब आप एक लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हैं तो दो किस्म की लाइफ इंश्योरेंस होती है. एक होती है टर्म इंश्योरेंस, जिसका मतलब ये है कि आपने एक टर्म के लिए वो इंश्योरेंस ली है और खुदा ना खास्ता अगर उस टर्म के बीच में आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके बेनिफिशियरी को या नॉमिनी को वो कवर अमाउंट मिलता है जिसके लिए आपने इंश्योरेंस ली है. लेकिन विच वी विल ऑल वांट, अगर आपको उस टर्म तक या टर्म के दौरान कुछ नहीं होता है, then at the end of that term period आपको कुछ नहीं मिलता. That's it. It sounds crazy. It sounds like wasting money. लेकिन I'll tell you and show you why it is not so. The opposite is what most of us end up buying. हमारे माँ बाप हमें बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज फोर्स करते हैं जिसमें गारंटीड इनकम होती है, रिटायरमेंट प्लान होता है, एन्युटी प्लान्स होते हैं. ऑल ऑफ दोज साउंड रियली गुड, क्योंकि अरे वाह, आप एक प्रीमियम देंगे और अगर प्रीमियम के पीरियड के दौरान आपकी मृत्यु हो जाती है तो कवर तो मिलता ही है, लेकिन अगर आपकी मृत्यु नहीं होती है तो फिर एंड में आपको रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी मिलता है, फिर साल में कुछ पेंशन भी मिलती रहती है, रिटायरमेंट के बेनिफिट्स भी मिलते रहते हैं, चांदी ही चांदी, सोना ही सोना. बट if you actually do the math, you will realize it is not so lucrative. Simple example through the Excel sheet. फर्ज करिए कि आप 26 साल के हैं और आप 56 ईयर्स तक टर्म प्लान लेना चाहते हैं, विच इज फॉर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स. आप कवर लेते हैं 1 करोड़ रुपए का. मतलब इन द इवेंट ऑफ योर अनटाइमली डेथ आपकी फैमिली को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे when you have to claim that amount. इसका प्रीमियम साल का है 8,400 रुपए, विच मीन्स आप टोटल इस 30 साल के पीरियड में करीब 2.5 लाख रुपए देंगे एज योर प्रीमियम अमाउंट. लेकिन अगर आप वो गारंटीड प्लान लेते हैं, विच इज अ सेपरेट प्लान, उसका प्रीमियम जो है वो ज्यादा है, 16,808. मैं बताऊंगा कि क्या होगा, बट 16,808 मतलब जो ये एक्सेस अमाउंट है करीब 8,400 रुपए का, वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सबसे बड़ी चीज है. जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आप एज एन अपॉर्चुनिटी गंवा रहे हैं. दिस अमाउंट इफ यू इन्वेस्ट एंड यू गेट 12% रिटर्न, तो आपको 43,000 रुपीज, दिस इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड, मिलेगा एट द एंड ऑफ द 30 ईयर पीरियड. मतलब आपका नेट जो प्रीमियम अमाउंट हुआ वो हुआ 2.5 लाख रुपए माइनस द 43,000, करीब 2 लाख रुपए. अगर आप एक प्रीमियम रिटर्न प्लान लेते हैं, विच इज यूजुअली व्हाट पीपल गो फॉर, या उससे भी वर्स अगर कोई प्लान लेंगे, क्योंकि रिटर्न्स और भी घटिया हो जाते हैं, एक्चुअली हो जाते हैं. प्रीमियम आपका है 16,800, टोटल प्रीमियम आपने पे किया है मतलब 5 लाख रुपए. एट द एंड ऑफ द प्लान ये बोलता है कि अगर आपकी अनटाइमली डेथ नहीं होती है तो जो आपने प्रीमियम दिया था, विच इज करीब 4,82,000, वो आपको टोटल वापस मिल जाएगा. दैट इज व्हाट द प्लान इज. लेकिन ये 4,80,000 30 साल बाद बहुत कम वैल्यू का होगा. कितने का होगा? ओनली 83,000 इन्फ्लेशन एडजस्टेड, विच मीन्स योर एक्चुअल नेट प्रीमियम अमाउंट is 3,98,000, which is 5 लाख रुपीज माइनस द 83,000 जो आपको साल के एंड में मिलेगा या 30 साल के एंड में मिलेगा. अंतर देख रहे हैं? 1 करोड़ का प्रीमियम आप अगर टर्म लेते हैं तो सिर्फ 2 लाख रुपए का पड़ता है, लेकिन अगर आप गारंटीड प्लान लेते हैं तो 4 लाख रुपए का पड़ता है. दुगना अमाउंट, दुगना. नाउ नोशनली हमें लगता है यार हम पैसे वेस्ट क्यों कर रहे हैं, हम ये जो 2.5 लाख रुपए हैं ये हम किसी को दे रहे हैं बिकॉज हम तो नहीं चाहते कि हमारी मृत्यु हो जाए, लेकिन अगर नहीं हुई, विच इज व्हाट वी वुड वांट, तो ये 2.5 लाख रुपए वेस्ट है. दैट्स नॉट द वे टू थिंक अबाउट दिस. दिस इज द वे टू थिंक अबाउट दिस फ्रॉम एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर्सपेक्टिव. इसीलिए मैंने आई थिंक एट द एज ऑफ 31 एट द एज ऑफ 31 मैंने एक टर्म इंश्योरेंस प्लान लिया, 10 करोड़ रुपए का लिया, क्योंकि मैं चाहता था कि अगर मेरी अनटाइमली डेथ हो जाए तो मेरी फैमिली को कभी भी पैसे के बारे में कुछ ना सोचना पड़े. एंड दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस दैट आई हैव टेकन. मैं 1.5 लाख रुपए देता हूं एज प्रीमियम फॉर दैट एवरी ईयर, बट इट इज मनी दैट आई एम मोर देन हैप्पी टू स्पेंड, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मैं कोई भी और इंश्योरेंस कवर लेता जो 10 करोड़ रुपए का मुझे कवर देता, वो मुझे कम से कम 3 लाख रुपए का पड़ता. एंड इट वॉज जस्ट नॉट what I wanted, because at the end of it जो returns हैं they mathematically don't justify the investment that I'm making. तो ये थे मेरे 3 best decisions. Delaying the purchase of my house as much as possible, selling all my cars and moving to a subscription plan, and buying a term life insurance as against a guaranteed income plan. ये 3 बहुत बड़े investments. I'm so happy that I've made it the right way.
एंड आई एम होपफुल कि इन एक्सेल शीट्स के थ्रू आप भी अपने जज्बात को थोड़ा सा साइड रखकर कैन evaluate this objectively, and then once you've done it, bring your emotions in and take the final decision that you're most comfortable with. Ankur Warikoo signing off. सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हफ्ते मैं पर्सनल फाइनेंस, स्टार्टअप और करियर एंड एजुकेशन पे वीडियोस बनाता हूं, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे आप नोटिफाइड होंगे जब भी एक नया वीडियो आएगा।